A very good morning to all my dear students. आओ अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाएं और धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर करते जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सभी वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हैं और आप इन्हें एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट शुरू करने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि रूरल एरियाज़ क्या होते हैं, जिन्हें हम विलेजेस कहते हैं, ग्रामीण इलाके कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट क्या है। जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट, और इसको हम दो तरह से देखते हैं। एक तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसमें तो अपने आप रूरल डेवलपमेंट भी आ जाती है। एक स्पेसिफिक अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अ लर्निंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट? दिस इज़ द नेम ऑफ योर चैप्टर। आई स्टार्ट। टर्म रूरल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं कह रहा हूं कॉम्प्रीहेंसिव, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही डिटेल्ड टर्म है। इसमें कोई छोटी सी हम एक चीज को नहीं लेते कि रूरल डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नो, इट इज नॉट रूरल डेवलपमेंट। इट इज अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव टर्म एंड इट इंप्लाइज नॉट ओनली द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, खाली इसमें हम एग्रीकल्चर को नहीं इंक्लूड करते, बट ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। पूरे वहाँ पर एजुकेशन की डेवलपमेंट हो, लोगों को बढ़िया हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी सबको मिले, एंड एवरीथिंग, और वो सब चीज़ें दैट रेजेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इन द रूरल एरिया। इसलिए हमने इसको कहा कॉम्प्रीहेंसिव टर्म। शॉर्ट टर्म नहीं है, ये एक बहुत ही डिटेल्ड टर्म है रूरल डेवलपमेंट। अब हम इसके दो एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ वी लुक एट इट। कैसे हम इसको देख रहे हैं? डू वी प्लेस एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट? क्या हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं सिर्फ रूरल डेवलपमेंट की? तो यहां पर हम दो एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक जनरल एस्पेक्ट है, दूसरा स्पेसिफिक। तो पहले देखते हैं जनरल एस्पेक्ट। If the emphasis is on the development, it becomes general issue. आम है, जब मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा तो मैं पूरे देश की डेवलपमेंट की बात करूंगा। उसमें रूरल एरियाज भी आ जाएंगे, उसमें अर्बन एरियाज भी आ जाएंगे। वहां हम अलग से रूरल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। एंड नॉट एनी इशू स्पेसिफिक टू द रूरल एरिया। देखो, रूरल एरिया वाला कोई इशू नहीं है। जनरल डेवलपमेंट इश्यूज दैट कंसर्न द इकोनॉमी एज अ होल, जब पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें रूरल इकोनॉमी भी आ जाती है। तो ये तो इसका एक जनरल एस्पेक्ट है कि हम अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी रूरल डेवलपमेंट छिपी है। पर हमारा ये चैप्टर, क्योंकि नाम ही चैप्टर का क्या है, रूरल डेवलपमेंट, तो यहां पर स्पेसिफिक एस्पेक्ट की हम बात करेंगे। अगर इफ एम्फेसिस इज ऑन द रूरल डेवलपमेंट इश्यूज स्पेसिफिक टू द रूरल एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, वो सारे इश्यूज जो केवल रूरल एरियाज तक लिमिटेड हैं, दे आर ऑफ मोर कंसर्न, इनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे। द इश्यूज स्पेसिफिक टू द रूरल एरियाज इन इंडिया, इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? रिलेट्स टू क्रेडिट फैसिलिटीज, इंप्रूविंग द मार्केटिंग स्ट्रक्चर, shift from chemical inputs based farming to the organic input based farming। क्यों करें ऑर्गेनिक फार्मिंग? टू स्टॉप द लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि धीरे धीरे जमीन खराब होती जा रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आज के टाइम में। नो डाउट अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक आपके सिलेबस से इस बार डिलीट हो गया है, बट हम जो पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक एस्पेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो रूरल डेवलपमेंट में इस बात पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है
कि अगर हमने ज़मीन को डिग्रेडेशन से बचाना है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा और डाइवर्सिफाइंग द रूरल प्रोडक्शन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। खाली एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेंगे, फसल खराब हो गई, किसान की सारे साल की इनकम खत्म। बारिश नहीं हुई तो खराब हो गई, बारिश बहुत हो गई तो खराब हो गई, तो बेचारा उसकी बदहाली हो जाएगी। इसलिए क्या कि उसको राउंड द ईयर पूरा साल इनकम मिलती रहे और उसको उसकी प्राइस बेटर मिले, उसके लिए यह भी प्रोविजन किया गया। रूरल डेवलपमेंट में जब हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इस बात पर भी जोर दिया गया कि हमें जो है उसको डाइवर्सिफाई करना है, हॉर्टिकल्चर के ऊपर बढ़ावा दें, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के ऊपर हम बढ़ावा दें, और ताकि उसको पूरा साल इनकम मिलती रहे, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचेगा तो उससे उसको इनकम मिलेगी। ठीक है, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन से उसको पैसा मिलेगा, मछली पालने से उसको पैसा मिलेगा। इन सब एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दिया गया ताकि उसको उसकी प्राइस भी बढ़िया मिले और वो अच्छी तरह से अपना पूरे साल गुजारा कर सके। वी विल डिस्कस द इश्यूज स्पेसिफिक टू द इंडियन रूरल इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में हम यही सारे इश्यूज रूरल डेवलपमेंट के पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं रूरल क्रेडिट। रूरल एरियाज में लोगों को उधार के कौन कौन से सोर्सेज हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको याद हो, आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। 3rd चैप्टर आपका था मनी एंड क्रेडिट, उसके अंदर आप ये सारा डिटेल में पढ़ के आए हो। वही चीज अब हम पढ़ने वाले हैं। यहां भी हमारे पास 2 तरह के सोर्सेज हैं क्रेडिट के, आप देखो ध्यान से। पहले नंबर पर है इंस्टीट्यूशनल, दूसरे नंबर पर है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है फॉर्मल सोर्सेस, जिसके अंदर कोऑपरेटिव्स, बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जिसमें आ गए, रीजनल रूरल बैंक्स, वो सारे इंस्टीट्यूशन जिनको फॉर्मली गवर्नमेंट ने सेटअप किया, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनको इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बोलते हैं। अब जरा इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। दीज रेफर टू कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन द लैंडिंग एक्टिविटीज। जितने भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या आता है इसमें? दीज इंक्लूड कॉमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एटसेट्रा, सब पूरे गवर्नमेंट कंट्रोल में। दीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो दीज चार्ज वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और ये अपने बोरवर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करते। दे डू नॉट एक्सप्लॉइट द बोरवर्स। सबसे बड़ी बात, इनको हम फॉर्मल सोर्सेज भी कहते हैं। यह आपने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है। अब चलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इनको हम इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कहते हैं। दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल उसके अपोजिट। दीज चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लॉइट द बोरवर्स। हर बार शोषण करते हैं। इनमें मनी लेंडर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, किसी रिलेटिव से उधार ले लिया, किसी फ्रेंड से उधार ले लिया। ये सब अच्छे फ्रेंड्स तो नहीं लेंगे, लेकिन कई फ्रेंड्स भी बहुत बुरी तरह से आपको उसमें उलझा देते हैं। तो ये सारा आ गया नॉन इंस्टीट्यूशनल। ये तो हमने पढ़ लिया, इसके सोर्सेज ब्रॉडली 2 हैं। अब जो है हम अगला पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। रूरल क्रेडिट से रिलेटेड कौन सी समस्याएं हैं। अब यहां पर हम केवल 2 मेन समस्याओं की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ बेसिकली द 2 मेन प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम तो अभी मैंने बताई आपको कि वहां पर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ज़्यादा नहीं है, तो लोग किस पे डिपेंड करते हैं? जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं बेचारे गरीब किसानों को। और दूसरी प्रॉब्लम है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की कमी है, उन तक सबकी पहुंच नहीं है। लेस एक्सेसिबिलिटी टू द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। देखो एक बार इसको रीड करते हैं।
देयर आर टू मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट, का मतलब रूरल क्रेडिट। पहली प्रॉब्लम है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? दे एक्सप्लॉइट द रूरल हाउस होल्ड्स, द फार्मर्स, चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, then sometimes even they misuse their position, they are not controlled by the government, so this is one big problem. Second is less number of institutional sources and they are not easily accessible to the rural population. तो ये हमने इसकी दो प्रॉब्लम्स को पढ़ लिया। बहुत कॉमन टॉपिक है बेटे, इनको आप अगर एक बार समझ लोगे तो अपने आप ही सारा समझ आ जाएगा चैप्टर। अभी तक तो हमने यही पढ़ा रूरल डेवलपमेंट क्या है, इसको कौन से एस्पेक्ट्स में हम स्टडी कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट के अंदर पहला हमने पढ़ा रूरल क्रेडिट, उसमें कितनी तरह के टाइप्स हैं, दो तरह के, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल, उनके डिफरेंसेस पढ़ लिए और उनमें क्या प्रॉब्लम्स है रूरल क्रेडिट की। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट। ये तो समझ आ गया आपको इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हैं, उनकी एवोल्यूशन कैसे वो बने। एक होता है रेवोल्यूशन, एक होता है एवोल्यूशन। रेवोल्यूशन तो होता है एकदम चेंज आ गया, एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल एंड स्लो चेंज। इस बात को ध्यान में रखना। अब यहां कैसे वो धीरे धीरे किस तरह प्रोग्रेस हुई, क्या उनकी हिस्ट्री रही, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। एक स्मॉल नोट है ये कि कैसे रूरल क्रेडिट का जो सोर्सेज हैं उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई। आओ शुरू करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट। नंबर 1, सेटिंग अप ऑफ द रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बनाए गए अराउंड 1905 में, इसे सेटअप किया गया और इनमें सबसे मेन काम ही यही था। नाम देखो क्या है, रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, ताकि लोगों को सस्ता उधार रूरल एरियाज में प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद अगला स्टेप क्या लिया गया, सेटिंग अप ऑफ द एसबीआई। अब देखा गया कि खाली कोऑपरेटिव से बात नहीं बननी, कॉमर्शियल बैंक्स को भी आना पड़ेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में सेटअप किया गया। उसे ये चार्ज दे दिया गया कि वो रूरल क्रेडिट के लिए पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स इन 1969। 1969 में बैंक्स क्योंकि प्राइवेट थे और प्राइवेट बैंक्स को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो रूरल एरियाज को क्रेडिट दें, वहां उधार दें, क्योंकि वहां इतना बेनिफिट नहीं है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। अगर वो किसी बिजनेसमैन को लोन देते हैं तो अच्छा चार्ज कर लेंगे। फिर गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, इन सभी बैंक्स को अपने अंडर कर लिया। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969, लीडिंग बैंक्स विद द ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना, इनका ऑब्जेक्टिव था कि कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो रूरल क्रेडिट को प्रमोट करें। उसके बाद 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स, जिनका फिर वही मेन एम था, दे वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975, रीजनल रूरल बैंक्स। और देखो एरिया क्या था, इट इज वन रीजनल रूरल बैंक वॉज लिमिटेड टू वन डिस्ट्रिक्ट। एक जिले में एक बैंक का पूरा काम था, उस जिले के सारे एरियाज में ये जो था लोन उनको प्रोवाइड कर रहा था, रूरल क्रेडिट को देख रहा था। उसके बाद एक बहुत बढ़िया काम किया गया, सेटिंग अप ऑफ द नबार्ड। नबार्ड को 1982 में एस्टैब्लिश किया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए और रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए नबार्ड को 1982 में एस्टैब्लिश किया गया। एंड खास बात, टू कोऑर्डिनेट एंड हेल्प ऑल द इंस्टीट्यूशंस स्पेशलाइजिंग इन द रूरल फाइनेंस। ये हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि रूरल क्रेडिट के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कैसे इवॉल्व हुए, कैसे उनका विकास हुआ। तो ये 1982 में काम किया गया। फिर 1998-99 में एक और खास बात की गई, किसान क्रेडिट कार्ड्स। किसानों को उधार
तक पहुंचाने के लिए उनको क्रेडिट कार्ड इशू किए गए। ज़रूरत के समय वो यूज़ कर सकते थे। बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था जिसे वो आराम से अपनी फसल कटने पर जमा कर सकते थे। उनको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 2014 में 2014 में आपने पहले भी पढ़ा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। एटलीस्ट हर घर में किसी एक व्यक्ति का ज़रूर बैंक में खाता होना चाहिए। इस खाते से क्या फ़ायदा हुआ? 30,000 की उनको लाइफ इंश्योरेंस मिल गई, 1 लाख की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल गई, जो कि आपने पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, किसान को कुछ भी पहुंचाना है सरकार पहुंचा देगी, खाते में पैसा चला जाएगा, कोई घपलाबाजी ख़त्म। बीच के कोई भी और जो आपके थे मीडिएटर्स वो सब पीछे निकल गए। तो यहाँ ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एवोल्यूशन, कैसे विकास हुआ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का रूरल क्रेडिट में, कि रूरल उधार जो लोगों को मिलना था इन द रूरल एरियाज, वहाँ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कैसे इवॉल्व हुए। फिर एक रिक्वेस्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं, ध्यान से इसे पढ़ रहे हैं और करते रहिए इसी तरह लगन से अपना काम। बट चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन है। और अपने कमेंट्स, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, आपके कमेंट्स मुझे और राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं लेकिन अभी मैं जिस फ्लड ऑफ द कमेंट्स चाहता हूँ वो नहीं हो रहे। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट। आपको कोई कमी लगती है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं प्रोफेशनली तो नहीं वीडियोस बना रहा, लेकिन हाँ इनमें जो आपके सब्जेक्ट मैटर हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आप अपनी बुक के साथ इसको रख के पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। कई सारी बुक्स मैंने आपको बताई थी, टी.आर. जैन की हेल्प ले लीजिए, कोर इकोनॉमिक्स बाय एस.के. अग्रवाल, इसी तरह राधा बहुगुणा, ये बुक्स अपने पास रखो और इनको लेकर और लेक्चर ध्यान से सुनो और अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करो। अलग से नोट्स भेजने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी बुक्स के जिस्ट को करवा रहा हूँ। एंड होप यू विल डू इट। गॉड ब्लेस यू ऑल।